टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विकास के सिद्धांत। जी हाँ गाइज, विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। और ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर ईयर कम से कम 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी आज हम तैयारी करने वाले हैं 2 मार्क्स के लिए। और गाइस ध्यान से सुनिएगा कि जो तैयारी अभी आप लोगों को कराई जाती है वो सभी प्रकार की टीचिंग एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल है। जैसे सीटेट हो गया, झारखंड टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, जितने भी टेट होते हैं, जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित एग्जाम होते हैं, सभी के लिए ये आपका टॉपिक हेल्पफुल है। और खास करके बात करें तो खास करके सीटेट को मद्देनजर रखते हुए अभी क्लास चलाई जा रही है। तो गाइस हमारे चैनल पे एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी कराई जाती है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। और हाँ गाइस, हमने यह न्यू सेशन स्टार्ट किए हैं टीचर्स एकेडमी ग्रुप पे, क्योंकि इससे पहले भी सीटेट का क्लास इस पे चल चुका है, उसमें सभी टॉपिक कवर कराए जा चुके हैं। तो ये जो है सेकेंड सेशन है। और जो नए सेशन स्टार्ट हुआ है, ये जो सेशन अभी जिसमें आप अटेंड है, इस सेशन में 2 क्लास पहले ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट टॉपिक पे। और उस फर्स्ट टॉपिक का नाम था आपका विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, जो 2 क्लास में करके छोटा छोटा क्लास करके उसको हम कंप्लीट किए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं इधर, ये जो आज का जो सेशन है। और अभी जो आपको डिस्प्ले पे हम दिखाने वाले हैं, जहाँ पे हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, जहाँ पे हम ऑफलाइन टीचिंग कराते हैं, हमारा ऑफलाइन भी संस्थान है बिहार में। तो वहाँ पे जो आज के दिन ही जो सेशन हुआ है, उसमें जो चीज़ पढ़ाया गया है उसका बोर्ड से यानी व्हाइट बोर्ड से फोटो क्लिक करके स्कैनर से स्कैन करके वो नोट्स आप लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको लगेगा कि हम अभी सर के सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर जो स्टूडेंट नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। तो आपको पता है कि आज आपका सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हुआ है। और इस सेकेंड टॉपिक में आपको हम बताने वाले हैं विकास के सिद्धांत, यानी बाल विकास के सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलिए एक झलक आपको दिखला देते हैं कि आज जो हमारे ऑफलाइन क्लासेज में क्या क्या पढ़ाई हुआ है इसके बारे में। तो वहाँ पे भी आज हुआ है आपका विकास के सिद्धांत, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है लगभग 11 सिद्धांत। इसमें से 6 से 7 सिद्धांत ऐसे हैं जो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, और बाकी बचा जो प्रिंसिपल है, बाकी बचा जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपको कभी हिंदी में, तो कभी संस्कृत, कभी ईवीएस में, तो कभी मैथ्स पेडागोजी में पार्ट पार्ट करके पूछ लिया जाता है। तो चलिए आप लोगों को हम दिखलाते हैं। अब फर्स्ट, निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये सभी जितने भी सिद्धांत प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के वो आपको दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो यही जितना जो आपका ये दिख रहा है 11 सिद्धांत, यही 11वें सिद्धांत को अभी हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए बात वही है, यहाँ पे साफ साफ क्लियर क्लियर लैपटॉप से टाइप करके आप लोगों के लिए लिख दिया गया है। फर्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सेकेंड है विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपका थर्ड है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेज, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज। व्यक्तिगत भिन्नता से आपको हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि कोई कोई ऐसा सिद्धांत है जो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। एक रूपता का सिद्धांत, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। उसके बाद सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत, ये आपको मैथ्स में भी पूछा जाता है, मैथ्स पेडागोजी में भी, हिंदी में भी पूछा जाता है। उसके बाद एकीकरण का सिद्धांत, तो गाइस एकीकरण के सिद्धांत को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी तरीके से सभी सिद्धांत को अभी हम पूर्ण व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी हम सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं निरंतरता का सिद्धांत, इसके बारे में अभी आप लोगों को बताते हैं। ये आपको शब्द निरंतरता, निरंतरता हिंदी वर्ड है, इसे अगर आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को निरंतरता कहा गया है। तो हम पढ़ते हैं विकास, तो इसे अगर हम बाल विकास के क्षेत्र में रख करके पढ़े तो ऐसा इसका डेफिनेशन निकलेगा
कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो माँ के गर्भधारण से प्रारंभ होकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। मृत्यु तक यानी जन्म से मृत्यु पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया को ही निरंतरता का सिद्धांत कहा गया है। और यही निरंतरता के सिद्धांत के गुण के कारण बालक का गर्भ से लेकर और कब्र तक जो विकास होता है उसे निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये आप लोग समझ गए होंगे, ये टाइप कीजिएगा, समझ गए होंगे। तो चलेंगे सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड पॉइंट की ओर चलेंगे। आप लोग समझ गए हैं तो बता दीजिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है, निरंतरता का सिद्धांत संबंधित है, ठीक है। विकास जीवन पर्यंत चलते रहता है, इससे विकास कभी कभी होता है, इससे विकास प्रतिवर्त क्रिया है, इससे इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रतिवर्त माने रिवर्स, विकास कभी भी उल्टा नहीं होता है, विकास आगे की ओर ही होता है, किसी अवस्था में तीव्र गति से, किसी अवस्था में मंद गति से, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलते रहता है। तो विकास चैप्टर हम पहले ही बता चुके हैं कि केवल शारीरिक विकास को विकास नहीं कहा जाता है, विकास बहुआयामी है, शारीरिक, संवेगात्मक और भाषाई, ये सभी इसमें इंक्लूड है। आप लोग जाकर के वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम आज का सेकेंड पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट है आपके विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। देखिए विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन रेशियो ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी वृद्धि एवं विकास में भिन्नता पाई जाती है, और इसी भिन्नता के कारण एक दूसरे में व्यक्तिक भिन्नता होता है, जिसे हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से जानते हैं। इसमें भी पढ़ेंगे, तो इसको देख लीजिए। पहले तो आपको बताए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि विकास जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में इसकी गति भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पे क्या दिया गया है? गति, यानी विकास जिस दर से हमारा होता है वो कभी भी एक समान दर से नहीं होता है, वो ओवरलैपिंग करता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे करते रहता है विकास। जैसे शैशवावस्था में तीव्र गति से हुआ विकास, बाल्यावस्था में मंद गति से होता है, फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है, वृद्धावस्था में शारीरिक विकास थम सा जाता है, लेकिन उसके बाद आपका सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सब जो विकास है ये सभी चलते रहता है। इसीलिए कहा गया है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया तो है, लेकिन जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में इसकी गति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि शैशवावस्था के प्रारंभ में यह गति बहुत तेज होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह गति अपेक्षाकृत मंद पड़ जाती है, और इसी प्रकार किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्ष में विकास की गति में पुनः तीव्रता आ जाती है, फिर उसके बाद क्या आती है? मंदता आ जाती है। इसीलिए अतः इससे स्पष्ट होता है कि विकास की गति में भिन्नता पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। आप लोग समझ गए होंगे, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से आप लोगों को सुनना है। कॉपी पेन लेकर के आप लोग नोट कर सकते हैं। नोट करने वाले स्टूडेंट के लिए एक बार हम फिर से धीरे धीरे बोल देते हैं कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, परंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में इसकी गति भिन्न भिन्न होती है। तो जीवन के विभिन्न अवस्था कल आपको हम चर्चा किए हैं, लेकिन सभी मनोवैज्ञानिकों ने इसे 4 अवस्थाओं में बांट करके अध्ययन किया है। फर्स्ट है आपका शैशवावस्था, सेकेंड है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, थर्ड है किशोरावस्था। जहाँ पे पूर्व और उत्तर का बात नहीं होगा वहाँ पे आपका एक वयस्कावस्था होगा, और उस समय शैशवावस्था का एज पीरियड आपका 0 से 6 वर्ष का हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है व्यक्तिक भिन्नता, जिसके बारे में हम आप लोगों को अभी जस्ट बताए थे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि आप अपने घर में ही एक दूसरे से भिन्न है। तो क्यों भिन्न है? भिन्न होने का मतलब है कि आपके इच्छा रुचि उनके इच्छा रुचि से अलग है। जैसे पर्याप्त व्यक्तिक भिन्नता और गति में भिन्नता होते हुए भी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कि विकास में व्यक्तिक गुणता का गुण पाया जाता है, व्यक्तिक भिन्नता का गुण पाया जाता है, अर्थात प्रत्येक बच्चे अपने स्वाभाविक गति के अनुरूप वृद्धि और विकास करता है। जैसे शैशवावस्था में कोई बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से हुआ, साथ साथ में उसका भाषाई विकास भी तीव्र गति से हो गया। जैसे कोई बालक जो होता है किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाता है, और कोई बालक जो है किसी चीज़ को सीखने में ज़्यादा समय लगाता है। कोई बालक जो है गणित में रुचि रखता है, कोई बालक जो है संगीत में रुचि रखता है, कोई बालक प्लेयर बनना चाहता है, तो कोई बालक जो है साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो यही सब जो रुचि इच्छा
जो अंतर पाया गया इसी को व्यक्तिगत भिन्नता का नाम दिया गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का नाम दिया गया, क्योंकि सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, समझ गए होंगे। नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा कि विकास में व्यक्तिगता का गुण पाया जाता है, अर्थात प्रत्येक बच्चे अपने स्वाभाविक गति के अनुरूप वृद्धि और विकास करता है, इसी कारण उनमें पर्याप्त व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, और अगर देखा जाए वृद्धि के संबंध में व्यक्तिगत भिन्नता, तो कोई बालक जो है ज़्यादा मोटा ताजा होता है, कोई बालक थोड़ा पतला होता है, कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई काला होता है, कोई उजला होता है। तो ये सभी व्यक्तिगत भिन्नता, यानी भिन्नता कहने का मतलब अंतर, दो व्यक्तियों के बीच का अंतर, उसी को व्यक्तिगत भिन्नता कहा गया। तो अब दो व्यक्तियों के बीच के अंतर को किस किस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं? उसकी इच्छा रुचि में बात करके, उसके शरीर से तुलना करके, उसके क्षेत्र से तुलना करके। कोई किसानी क्षेत्र में इंटरेस्ट रखता है तो कोई पढ़ाई के क्षेत्र में, ठीक है, कोई एग्रीकल्चरल से है तो कोई एजुकेशन से है। चलिए 4th नंबर पे हम चलते हैं, एक रूपता का सिद्धांत। देखिए, अब हम जस्ट अभी आपको बताए हैं कि विभिन्नता का सिद्धांत, अब एक रूपता का सिद्धांत। भाई ये क्या लोचा है? तो ये लोचा ये है कि अगर हम मनुष्य में जन्म लिए हैं, अगर हम मनुष्य में जन्म लिए हैं बिहार में, अगर किसी का मनुष्य में जन्म हुआ है, कोई किसी बालक का जन्म यूपी में हुआ है, किसी का इंग्लैंड में हुआ है, तो सभी में एक यूनिफॉर्मिटी होता है, शारीरिक विकास का यूनिफॉर्मिटी होता है। जैसे सभी बच्चे का विकास का क्रम होता है, विकास जो है एक क्रमिक और क्रमशील क्रमबद्ध व्यवस्था है। ये नहीं कि हमारा राइट हैंड पहले बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड बाद में, मेरा मस्तिष्क पहले बढ़ जाएगा, आंख बाद में बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है। मेरा जो है सभी शरीर का पार्ट हमारे शरीर के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ग्रोथ करता है। इसीलिए कहा गया है कि एक रूपता का सिद्धांत, जैसे अगर इसे समझा जाए तो किसी विशेष जाति, जैसे मान लीजिए कि कोई जनरल जाति से संबंध रखता है, कोई जनरल है और कोई ओबीसी है, ठीक है, तो जनरल और ओबीसी, इसके घर में भी किसी बालक का जन्म हुआ, यहाँ पे भी किसी बालक का जन्म हुआ, तो 95% अगर बच्चा स्वस्थ जन्म लेता है तो दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। इसके पास 2 आंख 2 कान होगा, इसके पास भी 2 आंख 2 कान होगा, इसका भी शरीर का ग्रोथ इसके विकास के अकॉर्डिंग होगा, इसका भी शरीर का ग्रोथ इसके विकास के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन विकास एक क्रम का रूल को फॉलो करता है। सभी का पैर, हाथ, स्टोमेस, हेड, आइज, ईयर जितना भी है, इसमें भी ग्रोथ होगा, इसमें भी ग्रोथ होगा। यही होता है एक रूपता का सिद्धांत। जैसे कि हम आपको बता दिए, इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि पर्याप्त व्यक्तिगता और गति में भिन्नता होते हुए भी विकास प्रक्रिया में एक रूपता दिखलाई पड़ती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही जाति विशेष के सदस्यों में विकास क्रम एक जैसा होता है। प्रत्येक प्रजाति का अपना अपना जो है विकास प्रतिमान होता है। प्रत्येक जाति अगर समझ ले तो मनुष्य जाति का विकास का एक क्रम है, फिर पशु का एक क्रम निर्धारण होता है, उसके बाद पक्षी का, वनमानुष का, ये सभी एक यूनिफॉर्म में होता है। तो ये हुआ आपका एकरूपता का सिद्धांत। अब है 5th, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत। जी बिल्कुल गाइस, मुश्किल से ये सेशन जो होगा आपका 25 मिनट टू 30 मिनट्स का होगा, क्योंकि हमेशा शॉर्ट सेशन ही हम लोग लेकर के आते हैं। अब है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। देखिए, एक बात आप लोगों को हम बता दें पहले ही कि कोई भी काम अगर किया जाता है तो पहले जनरल तरीके से कर दिया जाता है, और विकास जब भी होता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। यानी विकास जब भी होता है तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि पहले इसका डिफिनेशन अगर जिन्हें लिखना है लिख लेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास के सभी पक्षों में पहले सामान्य क्रियाओं का विकास होता है, उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं विकसित होती है। जैसे कि किसी वस्तु को पकड़ने के लिए प्रारंभिक अवस्था में बच्चे पूरे हाथ को फैलाना या इधर उधर मारने की चेष्टा करता है, परंतु बाद में वह धीरे धीरे उंगलियों की सहायता से वस्तुओं को पकड़ने लगता है। एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके घर में कोई बालक है, उसे अगर आप खेलने के लिए खिलौना दीजिएगा तो वो जो है पूरे दोनों हाथ को फैला करके खिलौना को पकड़ना चाहेगा, और तो ये हुआ उसका सामान्य।
फिर जैसे जैसे उसका ग्रोथ हुआ, उसे अगर आप खिलौना दीजिएगा तो वो केवल हाथ के एक हाथ को फैला करके और वो भी उंगली से पकड़ेगा, उंगली से खिलौना को पकड़ करके अपने पास ले आया। तो यही हुआ कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। उसके बाद इससे ही संबंधित है आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें भी यही बात है कि पहले समान क्रियाओं का संचालन होता है, इसके बाद जो है विशिष्ट क्रियाओं का संचालन होता है। जैसे बालक जो है पहले अपने शरीर के पूरे पार्ट का यूज करता है। जैसे अगर छोटे बच्चे को आप गोद में लेना चाहते हैं, अगर वो आपके गोदी आना चाहता है तो वो क्या करेगा कि वो अपने शरीर के पूरे वजन आप पे डाल देगा। जैसे कि वो डायरेक्ट उलट पुलट जो करता है, डायरेक्ट अपने पूरे बॉडी को मोशन करता है। उसके बाद जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे वो अपने पार्ट को मोशन में लाता है। जैसे अगर बच्चों को अगर कुछ काम करना होता है, कोई चीज लेना होता है, तो वो पूरे शरीर के बल उस पदार्थ की ओर बढ़ता है। अगर कोई सी चीज को लेना होता है तो बैठे बैठे हाथ से ले लेते हैं, उंगली से पकड़ लेते हैं। लेकिन बालक क्या करता है कि वो डायरेक्ट अपने पूरे बॉडी का बैलेंस ही उस पे डाल देता है। तो इसी प्रकार जैसे धीरे धीरे वो अपने शरीर के पार्ट में मोशन लाता है, समान से विशिष्ट क्रिया करता है, यही एकीकरण के सिद्धांत के रूल को फॉलो करता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सामान्य से विशिष्ट। नोट कर लीजिएगा, सामान्य से विशिष्ट। और गाइस जितना भी आपको भी हम नोट्स दे रहे हैं ये सभी एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है और इसी से क्वेश्चन से राइज होते हैं। नए स्टूडेंट के लिए आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 7वें नंबर, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। यानी इंटर रिलेशन कहने का मतलब यहाँ से ही आप लोग जान गए होंगे कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी संबंधित है। जैसे कहने का मतलब कि आपका शारीरिक विकास, आपका संवेगात्मक विकास, आपका सामाजिक विकास और आपका भाषाई विकास, ये सभी आंतरिक और बाह्य रूप दोनों रूपों से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बॉडी स्ट्रक्चर आपके इमोशन से भी इंटर रिलेटेड है। आपका इमोशन जो है आपकी भाषा के प्रयोग से इंटर रिलेटेड है और आपका भाषा का प्रयोग जो है आपके समाज से इंटर रिलेटेड है कि आपका भाषा जो है आपके समाज में आपको स्थान दिलवा सकता है या आपको समाज से बाहर करवा सकता है। ये तो हुआ इसका एग्जाम्पल। एग्जैक्ट परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास के विभिन्न आयाम परस्पर संबंधित है और एक दूसरे पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। जैसे बच्चे खुशमिजाज होते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, यानी जो बच्चा स्वस्थ होता है ना वो कभी दुखी नहीं होता है, ठीक है। और जो बच्चा दुखी नहीं होता है वो बच्चा ज़्यादा स्वस्थ रहता है। उसके बाद इसी प्रकार जिन बच्चों का मानसिक विकास औसत से अधिक होता है वे सामाजिक व शारीरिक विकास की दृष्टि से भी अन्य बच्चों से आगे होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विकास के विभिन्न पक्षों में परस्पर घनिष्ठ संबंध है, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब है आज के 8वां पॉइंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विकास की दिशा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, इसको 2 पार्ट में अभी हम बांटेंगे। इसको 2 पार्ट में बांट करके आप लोगों को बताएंगे कौन कौन से पार्ट है। पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं गाइस। एक आप लोग नाम सुने होंगे मस्तकोद्मुखी, एक सुने होंगे आप लोग निकट दूर, ठीक है। तो मस्तकोद्मुखी इसका नाम है, इधर लिख लीजिए मस्तकोद्मुखी। इसे बोला जाता है सेफेलोकोडल, सेफेलोकोडल। और इसे है निकट दूर, इसका भी कलर चेंज करेंगे। एक है आपका निकट दूर, यानी विकास के दिशा का सिद्धांत में क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो विकास की दिशा किधर से किधर की ओर होता है। देखिए तो मस्तकोद्मुखी में क्या होता है कि बालक का विकास जो है सर से पैर की ओर होता है। क्वेश्चन पूछेगा
कि निम्न में से विकास के दिशा का कौन सा कथन सही है। निकट दूर, ठीक है, निकट दूर, एड़ी से चोटी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दूर है तो निकट दूर को टिक करना है, मस्तकोद्मुखी है तो मस्तकोद्मुखी। तो मस्तकोद्मुखी के बारे में भी हम बता दें कि इस क्रम के अनुसार विकास की एक दिशा जो है सिर से पैर की तरफ होती है, अर्थात सबसे पहले सिर क्षेत्र, फिर धड़ क्षेत्र और उसके बाद जो है पैर के क्षेत्र का विकास होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं सबसे पहले उनके आंखों में समन्वय करना, उसके बाद गर्दन संभालना, फिर सिर उठाना, सिर इधर उधर घुमाना आदि सीखता है। इसके बाद ही बालक जो है धड़ और हाथों को उठाना और उस पर नियंत्रण करना सीखता है। तत्पश्चात क्या है कि बालक बैठना सीखता है। यानी यहाँ से आप समझ गए होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर के बच्चों को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें, आपके घर में छोटा बच्चा होगा, जन्म लिया होगा, तो बालक सबसे पहले आँख खोला होगा, आँख खुला होगा, आँख की पुतली खुला होगा उसका, उसके बाद आँख इधर उधर किया होगा, उसके बाद क्या किया होगा कि वो अपने सर को इधर उधर किया होगा, इधर उधर करने के बाद गर्दन पर नियंत्रण करना सीखा होगा, उसके बाद सर हिलाना डुलाना सीखा होगा, उसके बाद ही ना वो हाथ पैर और धड़ को हिलाना सीखा है। तो ये सभी जो है आपका मस्तकोद्मुखी के अंतर्गत आएगा। अब है निकट दूर। तो निकट दूर में क्या होता है कि बालक का जो विकास है, एक ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे कलर को चेंज कर लेते हैं, कौन सी कलर, चलिए पीला ठीक रहेगा। जैसे देखिए ये आपका जो विकास है चारों तरफ होता है, ये आपका बीच पॉइंट है। यहाँ से मान लीजिए कि ना आपका विकास अगर नाभि से स्टार्टिंग हुआ तो सर के तरफ भी गया, पाँव के तरफ भी गया, हाथ के तरफ भी गया, दोनों हाथ की तरफ। इसीलिए विकास जब भी होता है निकट दूर होता है, निकट दूर यानी प्रोक्सिमो डिजिटल। इस क्रम के अनुसार रीढ़ की हड्डी में निहित सुषुम्ना नाड़ी के निकट के क्षेत्र पहले दूर के क्षेत्र बाद में विकसित होते हैं, पहले निकट के क्षेत्र जो है विकसित होते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे। जैसे अगर आपके हाथों की उंगली बढ़ता है तो अंदर से बाहर की ओर जाता है, ये नहीं कि आपके नाखून की तरफ से आपका अंदर की ओर वृद्धि होता है। जब भी वृद्धि होता है तो अंदर से बाहर की ओर होता है। यही है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब गाइस हम चलते हैं आज के सेशन का 9वां पॉइंट, विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार। अब वर्तुलाकार वर्ड आप लोग नहीं समझे होंगे तो एक एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाइएगा। आप लोग स्पाइरल देखे हैं, स्पाइरल वाला नोटबुक आप लोग यूज किए होंगे। स्पाइरल भी नहीं देखे तो आप अपने घरों में स्प्रिंग देखे होंगे। अब स्प्रिंग बनाना पड़ेगा हमें आप लोगों के लिए, चलिए बना देते हैं। देखिए स्प्रिंग ऐसा होता है, ऐसा स्प्रिंग होता है। तो यही जो है विकास जो है सीधा नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लिनियर, यानी विकास जो है, एक सेकेंड कौन सा कलर ले, चलिए ये देखिए, विकास जो है कभी भी सीधा नहीं होता है। यानी विकास ऐसे गमन नहीं करता है, ऐसे गमन नहीं करता है। विकास जो है ऐसे ऐसे गमन करता है। यानी पहले विकास हुआ, फिर उसमें उसका क्या होगा, मैच्योरेशन आएगा, मजबूती आएगा, फिर विकास हुआ, फिर मजबूती आएगा, फिर विकास हुआ, फिर मजबूती होगा। ये नहीं कि विकास यहाँ तक हो गया फिर विकास पीछे आएगा, पीछे नहीं आता है। इसी में मंदता आता है और पूरे इसका क्या होता है कि परिपक्वता आता है, इसमें मैच्योरिटी आता है। तो इसीलिए कहा गया कि विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट करेंगे। हम आप लोगों को बताते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा लंबवत न होकर वर्तुलाकार होती है, अर्थात बच्चे जो हैं एक समान गति से सीधे चलते हुए विकसित नहीं होता, बल्कि आगे बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को अस्थायी एवं परिपक्व बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और विकास की विभिन्न अवस्थाओं में वह एक समान गति से जो है आगे नहीं बढ़ता है। किसी अवस्था में विकास का गति जो है तीव्र हुआ, मंद हुआ, फिर तीव्र हुआ, फिर मंद हुआ। ये तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, नोट करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलते हैं 10वां नंबर पॉइंट पे, वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम। वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम यानी ये ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण ये दोनों
से क्या प्रभाव पड़ता है और ये दोनों के प्रभाव पड़ने के बाद कैसा रिजल्ट आता है, कैसा परिणाम आता है बच्चे के विकास में, यही इस पॉइंट में कहा गया है। तो ध्यान से सुनिएगा कि बच्चे के विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। यानी जो भी बच्चे का विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव आनुवंशिकता एवं वातावरण के बीच अंतःक्रिया का है। ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे के विकास में 50% हेरिडिटी और 50% इन्वायरमेंट, कभी भी यह मेजरेबल नहीं है। जिसके कंटेक्ट में बालक ज़्यादा गया, जिसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, उसी के क्षेत्र में बालक का विकास होता है। जैसे कि वंशानुक्रम व वातावरण जो है, इस संबंध में बीज व धरती का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बालक के विकास के लिए, जैसे अगर हमें पौधा लगाना होता है तो एक हमें पौधे लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, ज़मीन में फिर पौधा उगाने के लिए हमें बीज चाहिए। तो उसी प्रकार से बालक का अगर विकास होना है तो सबसे पहले बालक का जन्म होना जरूरी है। तो जन्म होगा तो जन्म के समय जो उसमें जो जीन्स ट्रांसप्लांट हुए, जीन्स जो क्रोमोसोम्स जो उन माता पिता के एक जो एक्टिविटी हुआ, क्रियाकलाप हुआ, उनसे जो उनमें जीन्स ट्रांसप्लांट हुए वो आपका हो गया हेरिडिटी, आनुवंशिकता से संबंधित। उसके बाद जन्म के बाद जो उन्हें इन्वायरमेंट मिला, देखिए इन्वायरमेंट दो तरीका का है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में हुआ कि जब बालक गर्भ में था तो माता को किस कंडीशन में रखा गया, उन्हें टॉर्चर किया जाता था या उन्हें शांति से रहने दिया जाता था, उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जाता था, इसमें भी बालक के विकास, ये सभी प्रभाव बालक के विकास पे पड़ेगा। उसके बाद ये तो हो गया आंतरिक। उसके बाद बाह्य वातावरण, बालक के जन्म के बाद उन्हें किस प्रकार का माहौल मिला, तो ये दोनों से जो परिणाम होता है ये डायरेक्टली बालक के विकास को इफेक्ट पहुंचाता है। यही बात इसमें कहा गया था। अब है लास्ट है आज के सेशन का, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यानी आप बच्चे को पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, तो आपको पता लग जाता है बच्चे के सीखने की दर को देख करके, बच्चे के इच्छा रुचि को देख करके आपको पता लग जाता है कि बालक किस क्षेत्र में जाना चाहता है, किस क्षेत्र में इसे जरूरत है सहायता की, और कौन ऐसा क्षेत्र है जिसमें ये सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करता है। तो उस क्षेत्र को देख करके आप उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि बच्चे के विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। इसका अर्थ है कि किसी बच्चे की वृद्धि और विकास की गति को देखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो समझ गए। तो आज का जो टॉपिक है खत्म होता है, लेकिन ये जितना पॉइंट पढ़े हैं इसका एक आता है कि शिक्षक होने के नाते आपका क्या एफर्ट रहेगा, शैक्षिक महत्व क्या है। जो अभी हम पढ़े हैं इसका शैक्षिक महत्व कुछ जान लीजिएगा तो बहुत हेल्प होगा। शैक्षिक महत्व, इसका विकास, वृद्धि एवं विकास का जो होता है शैक्षिक महत्व, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका कुछ पॉइंट है जो आपको हम बताते हैं, नोट कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों की बालकों की स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। यानी आप बच्चे के सभी पक्ष के बारे में अगर जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा तो आपको टीचिंग करने में सहूलियत होगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे के सीखने के गति में जानकारी प्राप्त होगी तो आपको सिखाने में सहूलियत होगा। बालक के वृद्धि, ग्रोथ के बारे में जानिएगा, इससे भी आपको सिखाने में सहूलियत होगी। यही सभी पॉइंट है गाइस। फिर है कि विकास के सिद्धांत से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालक में सीखने की प्रवृत्ति उच्च होती है, किस प्रकार की होती है, और उचित शिक्षण अपनाने में शिक्षकों को सहायता मिलता है। तो यही सब कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक महत्व था जो हम चर्चा किए आप लोगों के लिए। बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा गाइस, क्योंकि हम बताए थे कि 25 to 30 मिनट का सेशन होगा। जी बिल्कुल, 30 मिनट में ये सेशन आपका खत्म हुआ। ये सभी पॉइंट पे अभी हम चर्चा किए हैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो नहीं किए हैं, लाइक शेयर करते रहेंगे। आप सभी का अगेन वेलकम होगा। फिर से 9:30 बजे रात को हम लोग लेकर के आते हैं टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन।
जो कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चंस से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा पेडागोजी का भी कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए तो सेशन को एंड करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।